नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी एकता की कोशिशें जारी हैं। इस बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए सलाह दी है। के कविता ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, अगर कांग्रेस बीजेपी को हराना चाहती है तो उसे टीम प्लेयर बनना चाहिए और क्षेत्रीय ताकतों के साथ हाथ मिलाना चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, कांग्रेस अब एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है और इस बात का आश्चर्य है कि वो अहंकार छोड़कर वास्तविकता का सामना कब करेगी। बता दें, केसीआर उन नेताओं में से एक हैं जो कांग्रेस से अलग एक विपक्षी दलों का मोर्चा बनाने की कवायद में लंबे समय से लगे हुए हैं। उनके साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव, केजरीवाल जैसे नेता भी दिख चुके हैं। हालांकि अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। दिल्ली सरकार की शराब नीति में कथित गड़बड़ियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बीआरएस की एमएलसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को समन जारी किया है। इसी को लेकर के कविता ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया और कहा, यह बस बीजेपी के द्वारा ध्यान भटकाने की रणनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं। इंडिया टुडे से बात करते हुए के कविता ने यह भी कहा, उनका असली निशाना उनके पिता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं। बीआरएस नेता ने कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मेरा दिल्ली शराब नीति मामले में कोई संबंध नहीं है और सबसे पहली बात यह है, ये और कुछ नहीं बल्कि भाजपा की ध्यान भटकाने की चाल है। वो विपक्षी नेताओं को निशाना बनाते हैं, उन्हें ईडी ऑफिस बुलाते हैं और फिर उस दिन के लिए पूरी मीडिया उनके इर्द गिर्द होती है और तब कोई भी महंगाई, बढ़ती कीमतों के बारे में बात नहीं करता है। उन्होंने कहा कि जहां चुनाव होते हैं वहां ईडी मोदी से पहले पहुंच जाती है। भारत राष्ट्र समिति के नेता केटी रामाराव ने भी गुरुवार को पीएम मोदी और केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। रामाराव ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां मोदी सरकार की कठपुतली बन गई हैं और रोज बीआरएस के कई नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। बता दें, ईडी ने रामाराव की बहन और बीआरएस की एमएलसी के कविता को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में समन जारी किया है। रामाराव ने कहा, यह समन ईडी का नहीं बल्कि मोदी का है। बता दें, ईडी के कविता से दिल्ली शराब नीति में गड़बड़ियों और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में 11 मार्च को पूछताछ करने वाली है। ईडी के अधिकारी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ कर रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को भी ईडी ने सिसोदिया का बयान दर्ज किया था। जांच एजेंसी ईडी ने मामले में एक नई गिरफ्तारी भी की है। ईडी ने हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को हिरासत में लिया है। ईडी ने गुरुवार को भारतीय राष्ट्रीय समिति एमएलसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। राहुल गांधी के विदेश के दौरे पर पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर हमलों को लेकर बीजेपी भड़की हुई है। बीजेपी राहुल गांधी पर देश को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। तो इसी क्रम में अब कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत की एकता के लिए बेहद खतरनाक हो गए हैं और अब वो लोगों को भारत को विभाजित करने के लिए उकसा रहे हैं। राहुल की आलोचना करते हुए रिजिजू केवल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के स्वघोषित शहजादे ने सारी हदें पार कर दी हैं। भारत के लोग तो जानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, लेकिन विदेशियों को नहीं पता कि वो पप्पू हैं। उनके मूर्खतापूर्ण बयानों पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि भारत विरोधी ताकतों द्वारा भारत की छवि को धूमिल करने के लिए उनके भारत विरोधी बयानों का दुरुपयोग किया जाता है। बता दें, बीते दिनों राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया था। अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए कहा था कि उन्होंने भारत की विविधता को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी भारत की संरचना को बर्बाद कर रहे हैं, वो देश पर एक ऐसा विचार थोप रहे हैं जो भारत स्वीकार नहीं कर सकता है। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी को आज उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शपथ दिला दी। शपथ ग्रहण के बाद ही दोनों मंत्रियों को विभाग भी दे दिए गए हैं। आतिशी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया है, जो इससे पहले मनीष सिसोदिया के पास था। आतिशी को पीडब्ल्यूडी, बिजली और टूरिज्म डिपार्टमेंट भी दिए गए हैं, जबकि सौरभ भारद्वाज को हेल्थ, पानी और उद्योग व शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है। बता दें, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल मंत्रिमंडल में 2 पद खाली थे। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं और फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। गलवान घाटी में हुई भारत चीन सेनाओं की झड़प के बाद से ही तनाव बना हुआ है। इसके इतर पाकिस्तान के कारण कश्मीर में हो रहे हमलों के कारण पाकिस्तान से भी तनाव की स्थिति बनी रहती है।
इस बीच अमेरिकी खुफिया विभाग ने भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच तनाव बढ़ने की आशंका जताई है और कहा है कि इनके बीच संघर्ष बढ़ सकता है। अमेरिकी संसद की सुनवाई के दौरान इस रिपोर्ट को पेश किया गया। इसमें बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भरे रिश्ते गंभीर चिंता के विषय हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान एक लंबे समय से भारत विरोधी आतंकी समूहों का समर्थन करता रहा है और पाकिस्तान अगर भारत को उकसाने वाली कार्रवाई करता है या वो ऐसा करता हुआ दिखाई देता है तो उस पर भारत की ओर से सैन्य पलटवार किया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान की ओर से असली उकसावे व सैन्य बल के साथ जवाब देने की संभावना ज्यादा है और दोनों ओर से आपसी रिश्तों में तनाव को देखने का नजरिया संघर्ष का जोखिम बढ़ाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं। अब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने निजी स्टाफ के 8 सदस्यों को 20 समितियों का सदस्य बना दिया है। ये समितियां राज्यसभा के तहत काम करती हैं। इन नियुक्तियों पर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट कर कहा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं, वो वाइस चेयरपर्सन के पैनल की तरह सदन के सदस्य नहीं हैं। वो संसदीय स्थायी समितियों में निजी कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे कर सकते हैं? क्या ये संस्थाओं को कमजोर करने के समान नहीं होगा? कांग्रेस के राज्यसभा के चीफ विप जयराम रमेश ने इस फैसले के पीछे दिए गए तर्क पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मैं इस कदम के तर्क या जरूरत को समझ नहीं पा रहा हूँ। राज्यसभा की सभी समितियों में पहले से ही सचिवालय से लिए गए सक्षम कर्मचारी हैं। ये राज्यसभा की समितियां हैं, ना कि सभापति की। किसी भी तरह का कोई परामर्श नहीं किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा, इस तरह के कदम के पीछे जो तर्क है वो मूल रूप से स्थायी समितियों के विचार और संरचना के खिलाफ जाता है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सदन का सदस्य नहीं होते हैं तो क्या वो अपने निजी स्टाफ को सदन की समितियों में लगा सकते हैं? विपक्षी दलों के नेता पूछ रहे हैं, क्या ये संस्थाओं को कमजोर करना नहीं है? तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। स्टालिन ने कहा कि उत्तर भारतीय राज्यों के बीजेपी नेताओं ने गलत इरादे से प्रवासी मजदूरों पर तमिलनाडु में हमले के बारे में अफवाह फैलाई। स्टालिन ने गुरुवार को उनगलिल ओरुवन कार्यक्रम के तहत कई सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जैसे ही मैंने बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन की जरूरत के बारे में बात की, फौरन तमिलनाडु के बारे में अफवाहें फैलनी शुरू हो गईं। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु में अलग अलग राज्यों के लोग लंबे समय से रह रहे हैं, वो कभी भी ऐसी घटनाओं से प्रभावित नहीं हुए। पिछले कुछ वर्षों से कई लोग रोजगार की तलाश में तमिलनाडु आ रहे हैं। कुछ लोगों ने फर्जी वीडियो बनाए और झूठी खबरें फैलाई हैं। उत्तर भारतीय राज्यों के बीजेपी नेताओं ने गलत इरादे से ऐसा किया है। अगर आप फेक न्यूज फैलाने वालों के पीछे की साजिश को समझेंगे तो पाएंगे ये अगले ही दिन किया गया था जब मैंने बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन की जरूरत के बारे में बात की थी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग के अधिकारियों का एक दल राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आकलन करने के लिए गुरुवार को बेंगलुरु पहुंचा। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल की टीम कर्नाटक के 3 दिवसीय दौरे पर है, जहां मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। बेंगलुरु पहुंचने के बाद टीम ने कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार मीणा और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय टीम विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से उनके सुझाव, राय और शिकायतें प्राप्त करने के लिए बातचीत करेगी। कर्नाटक में बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। अभी जेडीएस ने अपने ऑप्शन खुले रखे हैं। उसने बीजेपी या कांग्रेस से समझौते की पेशकश नहीं की है, लेकिन अगर कांग्रेस जेडीएस के बीच चुनावी समझौता होता है तो बीजेपी को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। बता दें, चुनाव से पहले कर्नाटक कांग्रेस काफी उत्साहित है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार दावा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी को 140 से अधिक सीटें मिलने जा रही हैं। हालांकि ये उनका एक इंटरनल सर्वे था। बॉलीवुड अभिनेता सतीश कौशिक का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन ने आज 9 मार्च को बॉलीवुड को स्तब्ध कर दिया है। सतीश कौशिक के करीबी दोस्त और अभिनेता अनुपम खेर ने आज गुरुवार सुबह कहा कि अस्पताल ले जाते वक्त दिल का दौरा पड़ने से सतीश कौशिक का निधन हो गया। सतीश कौशिक 66 साल के थे। अचानक हुई इस मौत ने हिंदी फिल्म उद्योग को झकझोर कर रख दिया है। वो कल ही होली का जश्न मना रहे थे और उनकी तस्वीरें भी होली खेलते हुए देखी जा सकती हैं। लेकिन अगले ही दिन एक अद्भुत प्रतिभा के कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड के बाकी कलाकारों ने एक्टर के साथ अपनी यादें साझा की हैं। अधिकांश ने अनिल कपूर की मिस्टर इंडिया फिल्म कैलेंडर की शानदार भूमिका के लिए सतीश कौशिक को याद कर अपनी श्रद्धांजलि दी है।
बॉलीवुड कलाकारों और आम लोगों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभिनेता सतीश कौशिक के निधन पर शोक जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि जाने माने फिल्म शख्सियत सतीश कौशिक जी के असामयिक निधन से व्यथित हूँ। वो एक क्रिएटिव जीनियस थे जिन्होंने अपनी विलक्षण अभिनय और निर्देशन प्रतिभा से लोगों का दिल जीता। उनका काम लोगों का मनोरंजन करता रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि उनके परिवार वालों और फैंस के लिए संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का आज से अंतिम मुकाबला खेला जा रहा है, लेकिन इस मैच में खिलाड़ियों से अधिक चर्चा दोनों देशों के प्रधानमंत्री बटोर ले गए। दरअसल आज से शुरू हो रहे इस मुकाबले को देखने के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज पहले दिन का खेल देख रहे हैं। मैच से पहले दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने देश की क्रिकेट टीम के कप्तान को सम्मानित किया और उन्हें खास टेस्ट मैच की खास टोपी भी दी। इसके बाद एक खास गाड़ी में दोनों नेताओं ने स्टेडियम का एक चक्कर भी लगाया। नेपाल में नेपाली कांग्रेस के नेता रामचंद्र पौडेल को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। नेपाली कांग्रेस के रामचंद्र पौडेल और सीपीएन यूएमएल के सुभाष चंद्र नेमबाग राष्ट्रपति पद के लिए एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों उम्मीदवार पूर्व मंत्री और पूर्व स्पीकर हैं। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने पौडेल को बधाई दी है। बता दें, पौडेल को जहां प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के साथ नेपाल की 8 पार्टियों का समर्थन था, वहीं नेमबाग को केपी ओली की पार्टी का समर्थन है। उन्हें 214 सांसदों और प्रांतीय विधानसभाओं के 352 सदस्यों का वोट मिला है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।